अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सेंट्रल जेल अडयाला से तबले जंग बजा दिया गया है, जबकि एक और ख़त लिखने का भी फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत उसकी सोशल मीडिया टीम थी, उसके अंदर बड़ी दरारें आ गई हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये कल्ट अब टूट रहा है, क्योंकि चीखें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। आज के इस व्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। गुज़श्ता व्लॉग में चूँकि हमें 2-3 एक्सक्लूसिव ख़बरें आपको देनी थी, शेयर करनी थी, तो चंद एक जो दीगर ख़बरें थी वो रह गई थी, तो हमने कहा कि चलें इस व्लॉग में आपसे बात कर लेते हैं। एक तो जी किसी भी वक्त अब पाकिस्तान की जो फ़ौजी अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो 9 मई के हवाले से उनके मुकदमात के फ़ैसले सामने आना शुरू हो जाएंगे। पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया कि वहाँ पे सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रायल रोक दिया। उसके बाद फिर नज़रसानी की अपील दायर हुई। अपील दायर हुई तो पहले तो ये इजाज़त दी गई कि जनाब अच्छा आप ट्रायल कर लें, लेकिन अब फ़ैसले नहीं सुनाएंगे जब तक इसे इन अपीलों का फ़ैसला नहीं होता। उसके बाद फिर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया कि ठीक है, आप फ़ैसले सुना दें, लेकिन सिर्फ उन मुकदमात के जिनके फ़ैसले पूछा गया बल्कि अटॉर्नी जनरल से कि जी कितने उसमें बरी कितने हैं या कम सुनाओ वाले कितने हैं। तो उन्होंने एक रफ़ आइडिया बताया उनके, जी 20 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको या तो बरी कर दिया जाएगा या उनको इंतहाई मामूली किस्म की सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, जिसके बाद वो आ सकते हैं, ईद से पहले पहले रिहा हो सकते हैं। तो जिस पर अदालत ने उनको ये कहा कि ठीक है, आप सिर्फ उन मुकदमात के फ़ैसले सुना दें जिनमें जो है वो ईद से पहले मुल्ज़मान की रिहाई मुमकिन है। 105 जो हैं वो मुल्ज़मान हैं, जिनमें से 20 के करीब जो हैं वो ये तवक्को की जा रही है कि अब ईद से पहले पहले रिहा हो जाएंगे। उनकी मामूली सज़ाएँ हैं, फिर वो अपील उनकी लगती है आर्मी चीफ़ के पास। उसके बाद फिर जो लोग बरी होंगे, ये एक तखमीना लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। लेकिन ये मामला सिर्फ इस हद तक का नहीं है। इस मामले को आप यूँ देखिए कि ये बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाने की इजाज़त तकरीबन दे दी है, क्योंकि कम सज़ा हो या ज़्यादा सज़ा हो, फ़ैसला तो मिलिट्री कोर्ट ही कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करने जा रही है। तो ये हम इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे चल के जो है वो तकरीबन तमाम केसेस की इजाज़त जो है वो मिलिट्री कोर्ट को मिल जाएगी कि वो फ़ैसले सुना सके। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की। एक वाक़या हुआ था जिससे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बड़े मशहूर हुए थे, लेकिन ज़रा दूसरे नंबर पे मशहूर हुए थे इस वाक़ये से। उसके बाद तो एक और वाक़ये से वो पहले नंबर पे मशहूर हो गए थे। दूसरे नंबर पे वो मशहूर हुए थे कि जब वो एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने चपेट मार दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह को, और उसके बाद अफनान उल्लाह ने उनको मुबैना तौर पे गिरा के जो ऐनी शादीन का कहना कि बहुत ज़्यादा फेंटी फूंटी लगा दी थी। लेकिन चूंकि शेर अफ़ज़ल मरवत ने टीवी की स्क्रीन के सामने उठकर चपेट मार दी थी, तो उसके बाद फिर सेनेटर अफनान उल्लाह ने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था मुतलका पुलिस स्टेशन में इस्लामाबाद के। वो उस मुकदमे की तफ्तीश चल रही थी, और अब वो पता चला कि जी उस मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, और उस मुकदमे का चालान जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल तहीम की अदालत में इस्लामाबाद में जमा करवा दिया गया है। आज गुज़श्ता रोज़ जब वो उसकी समाअत हुई, तो मुकदमे की तो शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने जब देखा कि वो चालान आ गया है, तो उसके बाद उन्होंने अदालत ने ये करार दिया कि अब आइंदा तारीख पेशी पर शेर अफ़ज़ल मरवत को इस मुकदमे के कागज़ात की दस्तावेज़ात की नकूल फ़राहम की जाएंगी। जिस तारीख को नकूल फ़राहम होती हैं, तो फिर उससे अगली तारीख जो है उस पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, और शेर अफ़ज़ल मरवत जो है अब उनके ख़िलाफ़ आप ये समझ लीजिए कि इस मुकदमे का ट्रायल भी अब शुरू हुआ ही चाहता है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उसको हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम सबसे ज़्यादा ताकतवर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। अगरचे कि उन्होंने इसका जो इस्तेमाल किया है वो इसका मस्बत इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन ये इसको हम अपने मुल्क की बदकिस्मती कहेंगे कि जिस पार्टी के पास सबसे तगड़ा सोशल मीडिया था, उन्होंने उस तगड़े सोशल मीडिया को उल्टा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल किया, माशरे में बेचैनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, माशरे में अनारकी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, और मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कल्ट है
इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सोशल मीडिया, उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। और वो हम ये कह सकते हैं कि वो कल्ट अब टूटना शुरू हो गया है। वो ऐसे जी कि सोशल मीडिया जो उनकी टीम है, उसमें अगरचे के बहुत सारे लोग हैं जो बड़े व्यूज़ जिनको मिलते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो इमरान रियाज़ ख़ान है। इमरान रियाज़ ख़ान को हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसमें टॉप पोजीशन हासिल है, उनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो उन्होंने जनाब गुज़श्ता रोज़ एक किया है व्लॉग। उस व्लॉग के अंदर जो उन्होंने कहा है वो सुनकर मुझे तो पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं भैया, मामलात हो गए हैं गड़बड़। उन्होंने जनाब अपने उसमें ये कहा है कि जनाब इमरान खान की जो है वो सबसे बड़ी ताकत जो है वो इमरान खान का सोशल मीडिया है। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया की इमरान खान की ताकत है, उसको एक दूसरे के साथ इंगेज करवा के, यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ करके, तो उस ताकत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बात इमरान रियाज़ ने तो इतनी कही ना कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात का बिल्कुल सरेआम अपने व्लॉग में इज़हार करने का क्या मतलब है? इज़हार करने का मतलब ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान, जिनको इतने व्यूज़ और इतने डॉलर्स मिलते थे कि उनकी देखा देखी पाकिस्तान के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान की ना चाहते हुए भी जायज़ नाजायज़ सपोर्ट शुरू कर दी थी कि शायद इमरान रियाज़ की तरह वो भी करोड़ों रुपए माना कमाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो उनका टॉप के व्लॉगर हैं, टॉप के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, इमरान रियाज़ ख़ान, उनकी भी चीखें निकलनी शुरू हो गई और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, आप इमरान खान के हवाले से जो नहीं है वो उसकी ताकत को कमज़ोर ना करें और आपस में मत लड़ें। इसका मतलब ये है कि उनकी जो व्यूअरशिप है वो अब कम होना शुरू हो गई है। तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी सोशल मीडिया की ताकत है उसको अब एक रिवर्स गियर लग गया है। और हर अरूज को ज़वाल तो होता ही है जी, ये तो दुनिया का निज़ाम है। तो लेकिन बहरहाल अब ये एक ज़वाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को शुरू हो गया है, जिसका ऐलान उस सोशल मीडिया की जो सबसे ताकतवर शख्सियत है उसने अपने मुंह से कर दिया, अपने व्लॉग के अंदर कर दिया है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इससे जो अगली खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था, उसको ज़ेर गौर लाया गया, ज़ेर बहस लाया गया और जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद कि जी एक रिटायर्ड जज साहब की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा जो इस मामले की तहकीकात करेगा। उन्होंने कहा कि जनाब हम इस इंक्वायरी कमीशन के क़याम और इस किस्से के ज़रिए की जाने वाली तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अब वो मुस्तरद भला क्यों कर रहे हैं? मुस्तरद इसलिए कर रहे हैं कि वो ये चाहते ही नहीं कि तहकीकात हों। तहकीकात होंगे तो बंदे उनके अपने एक्सपोज हो जाएंगे। तो मकसद ये सारा कुछ करने का तो एक क्यास फैलाना था और उसके ज़रिए वो कहते हैं कि वाकई कुछ नज़र आते हैं, कुछ टारगेट कोई और अचीव करना था, तो उसी टारगेट की तरफ ये अपनी पेशकदमी को जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि अडयाला जेल के अंदर से झंडा बुलंद है, क्योंकि अब वहाँ पे जो मुलाकातों की पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है। अगरचे कि उस पाबंदी के दौरान भी इमरान खान की जो है मुलाकातें निस्बतन कम लेकिन जारी रहीं, लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ भी 11 उनसे जो पार्टी रहनुमा हैं वहाँ उनसे मिले हैं और जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर इमरान खान की हिदायत के ऊपर हो रहा है। ये जजेस का ख़त, ये सारा कुछ, ये सब कुछ इमरान खान की तरफ से हिदायत के बाद हो रहा है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तबले जंग इमरान खान साहब ने बजा रखा है वो अडयाला जेल से ही बजा रखा है और अब वो दोबारा से डायरेक्शंस वहाँ से उनको देना शुरू हो गए हैं। अब ये पाकिस्तान के जो बाइख्तियार लोग हैं, ये उनके सोचने का काम है कि अडयाला जेल के अंदर एक सज़ा याफ्ता कैदी को वहाँ से बैठ के पार्टी चलाने और हुकूमतें गिराने और रियासत को नुकसान पहुँचाने की अगर छूट दी जा रही है और वो छूट गैर आइनी तौर पे दी जा रही है, गैर कानूनी तौर पे दी जा रही है, ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ दी जा रही है जो जेल मैनुअल के ज़ाब्ते हैं, तो वो क्यों दी जा रही है? बहरहाल इससे अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी, फिर जिस पार्टी में वो शामिल हुए सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है उस वो भी जो है मखसूस नशिस्तें लेने में नाकाम रही, क्योंकि बतौर पार्टी तो उसने भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो वो फिर जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दे दी थी, मखसूस नशिस्तें जो कि इन MPs के हवाले से बचती थी। तो वो फिर फ़ैसला इन्होंने ये किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि जी हमने उनको हलफ नहीं उठाने देना। अगर वो हलफ नहीं उठाने देंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की
11 में से 10 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीत सकेगी। और अगर वो उनको हलफ उठाने देते हैं तो अगर उनका वोट भी डलता है तो फिर उनको 11 में से 6 नशस्तें मिलेंगी, यानी कि आप समझिए कि 4 नशस्तें उनकी कम हो जाएंगी, 10 के बजाय 6 रह जाएंगी। तो इसी पेशबंदी के लिए उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई थी, हमने आपसे पहले भी अपने व्लॉग में अर्ज़ की थी कि ये नहीं करने देंगे ताकि वो हलफ ना उठाएं और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवा सकें। बहरहाल फिर ये हुआ कि जो जिनको नामज़द किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से अरकान सूबाई असम्बली KP के, उन्होंने फिर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कि वो इन अरकान से हलफ लें। लेकिन स्पीकर साहब ने मुबैना तौर पर हलफ फिर भी नहीं लिया और जो असम्बली सेक्रेटरीट है उसको बंद करवा दिया, लॉक करवा दिया। उन्होंने कहा जी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना असम्बली की बिल्डिंग खुली होगी, ना कोई ये कह सकेगा कि हम आए और स्पीकर साहब ने हमसे हलफ नहीं लिया। तो ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसका नतीजा बड़ा गलत आ गया। नतीजा गलत इस तरह आ गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन पर सीधा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ़ कह दिया है कि जी अगर ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मखसूस नशस्तों वाले, ये हलफ ने जब तक नहीं उठाते तब तक सूबे खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट के मेंबरान हैं उनका इंतखाब नहीं होगा। और याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये हुक्मनामा जारी किया है उसके अंदर उस इलेक्शन कमीशन के उन कवानीन का हवाला भी दिया गया है जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देते हैं कि वो जो है उस इंतखाब को मुलतवी कर सकता है। तो ये अब एक लड़ाई है जी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अब देखते हैं कि वो हलफ लेते हैं या नहीं लेते। लेते हैं तो फिर बात बनेगी, उनके सेनेटर भी बनेंगे, अगर नहीं लेते तो फिर सेनेटर भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए अब ये सिचुएशन जो नहीं अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आपस में आमने सामने आ गए हैं। हमने एक ख़बर में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास ने वो इंक्वायरी कमीशन का क़याम और उसके ज़रिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जो इससे पिछला इजलास था कोर कमेटी का, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि हम इधर से कोई पॉलिसी बनाते हैं बड़ी मुश्किल से और शेर अफजल मरवत जो है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत ने इस मौक़िफ़ का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो ऐसे कर दिया कि जनाब उन्होंने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आसमा शिराजी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन जजेज़ ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो उनको ख़त नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैंडेट नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का एक इदारा है, वो जजेस के लिए नहीं बनाया गया कि वो उनको कोई मसला हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर रजू करें। उसके लिए उन्होंने कहा कि जजेस के पास अपने इख्तियारात हैं। अगर उनको किसी अफसर ने कॉल की है, रब्ता किया है, मुलाकात की है कि जनाब आप ये करें और ये ना करें, तो वो उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उसको तलब करें। वो क्यों नहीं तलब कर सकते? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं नहीं जी वो जिनको नोटिस जारी करना है तो उनको वो तलब नहीं कर सकते। अब हाई कोर्ट का जज भाई बड़ी ताकतवर चीज़ होता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि 2-3 दिन पहले नहीं, सॉरी, इस इलेक्शन से 2-3 दिन पहले की बात है। ये जो नए प्राइम मिनिस्टर बने इसके इलेक्शन से 2-3 दिन पहले जो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उनको इसी हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहिबान ने बुलाकर तो उनसे जवाब लिया था कि जी बताएं लापता अफराद कहाँ हैं। तो जो हाई कोर्ट का जज मुल्क के वज़ीर आज़म को इस हद तक हुक्म देकर बुलवा सकता है, अपने सामने खड़ा कर सकता है, तो वो फिर अगर ये कहे जी उससे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर या DD या डायरेक्टर जो है वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं संभाला जा रहा, तो ये बात मानने वाली है नहीं। तो ये एक मामला था। फिर बात वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी से तबले जंग बजा हुआ है, तो पै दर पै चीज़ें आ रही हैं। एक तरफ हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है, जिसमें अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी को ये यकीन दिलाते हैं कि जी आप फ़िक्र ना करें, हम उसी तरह चलेंगे जिस तरह आप हमें कहेंगे, हम अमन व अमान का मामला सूबा उसी तरह चलाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, वही उस मीटिंग के दौरान मोहसिन नकवी उनसे 9 मई के मुकदमात की बात करते हैं कि भाई इससे रियासत पीछे नहीं हटेगी, लिहाजा यहाँ पे पंगा ना करना। लेकिन एक तरफ अली अमीन गंडापुर वज़ीर दाखिला को कह रहे हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मैं हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये होता है कि जनाब जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक एडिशनल एडवोकेट जनरल है, या एडिशनल एडवोकेट जनरल सूबाई हुकूमत का जो है नुमाइंदा होता है अदालत के अंदर, और वो हैं शाह फैसल उनका नाम है। उन्होंने मतीउल्लाह जान को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब 630 मुलजमान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और हम जो हैं वो इन 600 से ज़ायद
मुकदमात को वापस ले लेंगे और हमने फ़ैसला कर लिया है कि ये मुकदमात 9 मई के हवाले से हम वापस ले लें। अब आप देख लीजिए, एक तरफ गंडापुर साहब मोहसिन नकवी को क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जो सरकारी वकील हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि जी हम 9 मई वाले मुकदमात को जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर्ज हैं वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो लड़ाई भाई जी अभी आगे और चलेगी। अच्छा, अब ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है आप ये भी देख लीजिए कि इमरान खान साहब ने बहुत दिन पहले जब उनको नज़र आ रहा था उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है, तो उन्होंने इन्हिसार कर लिया था वकला पर, और वकला तरीक़ें चलेंगी, वकला कॉल देंगे। एतजाज़ हसन और सदा लतीफ़ खोसा ने उनको बड़ा हाथ भी बटाया, 2-3 दफ़ा उन्होंने वकला को तहरीक की कॉल भी दी, लेकिन वो कॉल बुरी तरह नाकाम हो गई। तो जिसके बाद फिर इन्होंने अपने वकला विंग को बंद कर दिया और जनाब जजेस विंग को आगे कर दिया और ये ख़त लिखवा दिया। अब वो ख़त पड़ गया गले, क्योंकि वही जज साहिबान जो तलब करके किसी से पूछ सकते थे अब वो ख़ुद पेशियाँ भुगतेंगे कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गया अब, लेकिन जो कमान से तीर निकल चुका है वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि लड़ाई तो बढ़ानी है। तो लड़ाई बढ़ाने के लिए जनाब एक और फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इसी कोर कमेटी के इजलास में, और ये कहा है कि जनाब अब एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा जाएगा और उस ख़त के अंदर इन 6 जजेस के मामले पर बात की जाएगी, बल्कि उन 2 जजेस का हवाला भी दिया जाएगा जो पिछले ही दिनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की वजह से जो है वो मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट छोड़कर फ़रार हो गए। आप जस्टिस रिटायर्ड एजाज़ हसन की बात कर लें या साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात कर लेंगे, उनको मैं जस्टिस रिटायर्ड इसलिए नहीं कह सकता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आ चुका है कि उनकी रिटायरमेंट शिट कोई नहीं है, वो बरतरफ ही समझे जाएंगे। तो वो उन 2 का भी हवाला देंगे। अब वो अपने तमाम तर जो है वो हथियार इस्तेमाल करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसके ख़िलाफ़? इस मुल्क के अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़। तो भाई जी फिर जो मुल्क के साईं हैं, जो वाली वारिस हैं, वो सोचें, हम अच्छा बुरा सरकार को बतलाए देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।